Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to the physics school. Today our discussion topic is all about the torque. 9th क्लास में हम लोग टॉर्क का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं. द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. फोर्स के घुमाने के असर को हम लोग टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स का नाम देते हैं. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट में टॉर्क प्रोड्यूस कैसे होता है. अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें और उस अप्लाइड फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट में रोटेशंस प्रोड्यूस हों तो प्रोड्यूस होने वाली रोटेशंस को हम लोग टॉर्क का नाम देते हैं. मिसाल के तौर पे हम लोग दरवाजे से मुतल्लिक बात करते हैं, डोर से मुतल्लिक बात करते हैं. दरवाजे का एक एंड हिंजेस के साथ फिक्स होता है. दरवाजे को खोलने या बंद करने के लिए हम लोग उसके हैंडल पे फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से दरवाज़ा फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा, मीन उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा. सेकंड एग्जांपल में हम लोग बात करते हैं बोतल के ढकने से मुतल्लिक. एक बोतल के ढक्कन को ओपन या क्लोज करने के लिए हम लोग उस पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से ढक्कन में रोटेशंस प्रोड्यूस होंगी, टॉर्क प्रोड्यूस होगा. सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो एग्जांपल है टॉर्क से मुतल्लिक वो हमारे पास नट और स्पैनर की एग्जांपल है. लेट्स सपोज ये हमारे पास एक नट है, इसको लूज़ या टाइट करने के लिए हम लोग एक स्पैनर का इस्तेमाल करेंगे. अगर हम इस स्पैनर पे फोर्स लगाएंगे तो इस नट में जो है ना रोटेशंस प्रोड्यूस होंगी, टॉर्क प्रोड्यूस होगा. और ये पॉइंट जिसके अबाउट ये नट रोटेट करेगा इसको हम लोग पिवट पॉइंट का नाम देंगे. और वो लाइन जिसके अलोंग हम लोग स्पैनर पे फोर्स अप्लाई करेंगे उस लाइन को हम लोग लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का नाम देते हैं. और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन पिवट पॉइंट एंड अप्लाइड फोर्स, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग मोमेंट आर्म का नाम देते हैं और इसको हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर हम लोग बात करें कि टार्क डिपेंड किस पे करता है तो टार्क जो है स्टूडेंट वो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू पे डिपेंड करता है. अगर आप लोग इस स्पैनर पे लार्ज फोर्स अप्लाई करेंगे तो नट में रोटेशंस जो हैं वो भी इंक्रीज हो जाएगी, मीन टार्क इंक्रीज हो जाएगा. अगर हम लोग अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को डिक्रीज कर दें, मीन स्मॉल फोर्स अप्लाई करें, तो नट में प्रोड्यूस होने वाली जो रोटेशंस हैं वो भी डिक्रीज हो जाएगी, मीन टार्क की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी. इसका मतलब हुआ मोर इज द अप्लाइड फोर्स मोर इज द टार्क, लेस इज द अप्लाइड फोर्स लेस इज द टार्क. कि अगर आप लोग फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो प्रोड्यूस होने वाले टार्क का वैल्यू भी ज़्यादा होगा. अगर आप लोग अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को कम करेंगे तो प्रोड्यूस होने वाले टार्क की वैल्यू भी कम होगी. सेकेंडली टार्क डिपेंड करता है इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जिसको हम लोग मोमेंट आर्म का नाम देते हैं. वो किस तरह से, देखिए इस नट को लूज या टाइट करने के लिए हम लोग एक छोटा स्पैनर इस्तेमाल कर रहे थे. अगर हम लोग इस छोटे स्पैनर की बजाय एक बड़ा स्पैनर इस्तेमाल करें, आप लोगों ने डेली लाइफ में ये ऑब्जर्व किया होगा कि किसी नट को लूज या टाइट करने के लिए छोटे स्पैनर की बजाय अगर हम लोग बड़ी लेंथ का बड़े हैंडल वाला स्पैनर इस्तेमाल करें तो नट को लूज या टाइट करने में आसानी होती है. मीन कम फोर्स अप्लाई करके भी आप लोग नट को जो है ना ज़्यादा रोटेट करवा सकते हैं. सेम इसी तरह से अगर हम लोग ये एक लॉन्ग स्पैनर इस्तेमाल करें, बड़ा स्पैनर इस्तेमाल करें, तो इस केस में इस नट में प्रोड्यूस होने वाली जो रोटेशंस हैं उनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. अगर हम लोग यहाँ पे अब स्मॉल वैल्यू ऑफ फोर्स भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अप्लाइड फोर्स और पिवट पॉइंट के दरमियान में ये जो डिस्टेंस है इसकी वैल्यू बढ़ गई है, स्पैनर की लेंथ इंक्रीज हो गई है, तो इस नट में रोटेशंस जो हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी. अगर हम लोग ये जो अप्लाइड फोर्स है इसको बजाय इस पॉइंट के किसी इस पॉइंट पे अप्लाई कर दें तो आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि इस नट में प्रोड्यूस होने वाली जो रोटेशंस हैं उनकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. मज़ीद अगर हम लोग इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर दें तो हमारे पास इस नट में प्रोड्यूस होने वाली रोटेशंस मज़ीद डिक्रीज हो जाएंगी. देखिए जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स और इस पिवट पॉइंट के दरमियान में पहले ये डिस्टेंस था, अब जब यहाँ पे फोर्स अप्लाई की तो ये डिस्टेंस था, अब यहाँ पे फोर्स अप्लाई की तो डिस्टेंस मज़ीद डिक्रीज हो गया है. जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स और पिवट पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस डिक्रीज करते जाएंगे तो इस नट में प्रोड्यूस होने वाले जो रोटेशंस हैं वो भी डिक्रीज होती जाएंगी. अगर हम लोग यहाँ पे फोर्स अप्लाई करने के बजाय यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो रोटेशंस बढ़ जाएंगी
और यहाँ पे फोर्स अप्लाई करने की बजाय फोर्स जहाँ पे अप्लाई करेंगे तो रोटेशंस मज़ीद बढ़ जाएंगी। इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग मोमेंट आर्म की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो टर्निंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, अगर मोमेंट आर्म की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो टर्निंग इफेक्ट की वैल्यू में डिक्रीज आएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने कंक्लूड किया कि टार्क जो है वो अप्लाइड फोर्स और मोमेंट आर्म पे डिपेंड करता है, और यही टार्क का डेफिनेशन है। द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज इक्वल टू टार्क। आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इट्स लाइन ऑफ एक्शन टू पिवट, पिवट पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन तक का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका और अप्लाइड फोर्स का जो प्रोडक्ट होगा उसको आप लोग टार्क का नाम देंगे। अप्लाइड फोर्स और पिवट पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन तक का जो डिस्टेंस है, मीन जो मोमेंट आर्म है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको आप लोग टार्क का नाम देंगे। पिवट इज अ पॉइंट विच इज अ पॉइंट अराउंड विच द बॉडी रोटेट्स। पिवट पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट जो है ना बॉडी रोटेट करेगी। अगर हम लोग कैलकुलेशन ऑफ टार्क से मुतल्लिक बात करें, जिस तरह से मैंने आपको बताया है, टार्क दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, मोमेंट आर्म एंड अप्लाइड फोर्स पे। और डेफिनेशन में भी हम लोग बात कर चुके हैं, टार्क इज इक्वल टू मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई अप्लाइड फोर्स। टार्क को हम लोग ग्रीक लेटर टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसकी मैथमेटिकल टर्म लिखें तो हमारे पास मोमेंट आर्म स्टूडेंट जहाँ पे स्मॉल एल था, अप्लाइड फोर्स एफ था, तो टा इक्वल हो जाएगा एल इंटू एफ के। अगर हम लोग इसके यूनिट से मुतल्लिक बात करें तो एल जो है मोमेंट आर्म लेंथ है, इसका यूनिट मीटर होगा, और अप्लाइड फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो यूनिट ऑफ टार्क हो जाएगा न्यूटन मीटर। अगर हम लोग इसकी डायमेंशन से मुतल्लिक बात करें तो सबसे पहले हम लोग न्यूटन मीटर को बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं। न्यूटन इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनटू मीटर हो जाएगा मीटर, तो ये हमारे पास हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम स्टूडेंट यूनिट होता है हमारे पास मैस का, तो मैस की डायमेंशन को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मीटर यूनिट होता है लेंथ का, तो लेंथ की डायमेंशन को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे एल स्क्वायर हो जाएगा। और सेकंड यूनिट होता है टाइम का, तो टाइम की डायमेंशन को हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे सेकंड का -2 पावर था तो टाइम का -2 पावर हो जाएगा। इसके अराउंड हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे तो ये हमारे पास टार्क का डायमेंशन हो जाएगा। अब हम लोग टार्क ऑफ अ रिजिड बॉडी से मुतल्लिक बात करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कोई इरेगुलर शेप का एक रिजिड बॉडी है जो कि ओ पॉइंट के अबाउट जो है ना रोटेट कर सकता है, तो ये ओ पॉइंट इसका पिवट पॉइंट कहलाएगा। हम लोग इस रिजिड बॉडी पे पी पॉइंट पे कोई एफ फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये जो पी पॉइंट है ये इस रिजिड बॉडी का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगा। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पिवट पॉइंट के दरमियान में जो सेपरेशन होती है उसको हम लोग मोमेंट आर्म का नाम देते हैं। तो मोमेंट आर्म को यहाँ पे हम लोग पोजीशन वेक्टर आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम लोग अप्लाइड फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान में अगर एंगल डिटरमाइन करना चाहें तो यहाँ पे हम लोग मोमेंट आर्म को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं इसकी टेल को। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो एंगल है बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड मोमेंट आर्म उसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखिए रिजिड बॉडी के केस में अप्लाइड फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान में एंगल 90 डिग्री नहीं है, कोई थीटा एंगल है। जबकि स्पैनर और नट के केस में अप्लाइड फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान में एंगल 90 डिग्री था। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे अप्लाइड फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, अप्लाइड फोर्स के वेक्टर के हेड के ऊपर जाते हैं और ड्रा करते हैं दूसरे एक्सिस पे एक नॉर्मल। ये जो नॉर्मल होगा स्टूडेंट, ये फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट होगा जिसको हम लोग एफ साइन थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। और जिस एक्सिस पे हम लोगों ने नॉर्मल ड्रा की है ये हमारे पास फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इसको हम लोग एफ कॉस थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम लोग एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा के पैरेलल वेक्टर ड्रा करें तो एफ साइन थीटा को हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रा कर सकते हैं स्टूडेंट। ये हमारे पास एफ साइन थीटा का पैरेलल वेक्टर होगा, जबकि ये हमारे पास एफ कॉस थीटा का पैरेलल वेक्टर होगा। ये हमारे पास एफ साइन थीटा होगा। एफ साइन थीटा ये था तो इसका ये वाला पैरेलल वेक्टर हो गया। अब अगर हम लोग बात करें कि कौन सा कंपोनेंट ऑफ फोर्स
इस बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस करेगा, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एफ कॉस थीटा की। देखिए एफ कॉस थीटा का डायरेक्शन इस तरफ है, और ये जो मोमेंट आर्म है जिसको हम पोजीशन वेक्टर आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी इसी डायरेक्शन में है। फोर्स का एक्स कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और मोमेंट आर्म दोनों सेम डायरेक्शन में है। इट मीन्स दैट एफ कॉस थीटा का इस बॉडी को रोटेट करवाने में कोई किरदार नहीं होगा। ये एफ कॉस थीटा इस बॉडी को रोटेट नहीं करवा सकेगा। उसकी रीज़न ये है कि एफ कॉस थीटा आर की डायरेक्शन में है, दोनों पैरेलल हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। तो कौन सा कंपोनेंट ऑफ फोर्स इस बॉडी को रोटेट करवाएगा, तो वो हमारे पास एफ साइन थीटा है। एफ कॉस थीटा का इस बॉडी की रोटेशन में कोई किरदार नहीं होगा, जबकि एफ साइन थीटा इस बॉडी को रोटेट करवाएगा। जब हम लोग एफ फोर्स किसी थीटा एंगल पे अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो जब हम लोग यहाँ पे टार्क का कैलकुलेशन लिखेंगे, टार्क हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पे होगा प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स परपेंडिकुलर टू द मोमेंट आर्म, कि हम लोग मोमेंट आर्म के साथ फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एफ साइन थीटा मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर है और एफ कॉस थीटा पैरेलल था, तो एफ साइन थीटा ही इस बॉडी को रोटेट करवाएगा, एफ साइन थीटा ही इस बॉडी में टार्क प्रोड्यूस करवाएगा। तो आर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एफ साइन ऑफ थीटा के साथ, एफ साइन थीटा के साथ। टा इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। आर इज द मोमेंट आर्म, एफ इज द अप्लाइड फोर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड मोमेंट आर्म। आप लोग जानते हैं जिस प्रोडक्ट में साइन थीटा का इस्तेमाल होता है वो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू टा। तो टार का एक और डेफिनेशन भी आप नोट कर लें, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू टार्क। जहाँ पे हम लोगों ने फोर्स के कंपोनेंट बनाए थे, अब हम लोग यहाँ पे मोमेंट आर्म को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करके देखते हैं कि आया कि टार्क का वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पे मोमेंट आर्म में हमारे पास ये अप्लाइड फोर्स है। मोमेंट आर्म और अप्लाइड फोर्स के दरमियान में जो एंगल है स्टूडेंट यहाँ पे वो कोई हमारे पास थीटा था। तो मैं क्या करता हूँ, आर को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करने के लिए ये फोर्स का एक पैरेलल वेक्टर यहाँ पे बना देता हूँ। ये हमारे पास फोर्स का, इस फोर्स का पैरेलल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है, उसी डायरेक्शन में है, वही मैग्नीट्यूड है। तो इसका जो टेल है ओरिजिन पे आ जाएगा और मोमेंट आर्म और अप्लाइड फोर्स के दरमियान में जो एंगल बनेगा ये हमारे पास थीटा हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने मोमेंट आर्म के कंपोनेंट बनाने हैं, तो मोमेंट आर्म के हेड पे जाएंगे और दूसरे एक्सिस पे क्या ड्रा करेंगे, दूसरे एक्सिस पे हम लोग ड्रा करेंगे स्टूडेंट नॉर्मल। तो ये जो नॉर्मल होगा ये हमारे पास मोमेंट आर्म का वर्टिकल कंपोनेंट कहलाएगा। इसको हम लोग आर साइन ऑफ थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे और जिस एक्सिस पे हम लोगों ने नॉर्मल ड्रा की है ये हमारे पास आर कॉस थीटा के इक्वल होगा, आर कॉस थीटा के इक्वल। ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा आर कॉस थीटा के इक्वल। देखिए फोर्स किधर था, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अप्लाइड फोर्स है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मोमेंट आर्म है। अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में और मोमेंट आर्म का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर कॉस थीटा भी इस डायरेक्शन में। तो मीन आर कॉस थीटा इस बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस नहीं करवाएगा। जबकि अगर हम लोग आर साइन थीटा की बात करें तो देखिए ज़रा गौर से, आर साइन थीटा जो है वो इधर है और अप्लाइड फोर्स इधर है। अप्लाइड फोर्स और आर साइन थीटा में जो एंगल बन रहा है वो परपेंडिकुलर है, 90 है। तो इट मीन्स दैट आर साइन थीटा इस बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस करवाएगा। तो जब हम लोग टार का वैल्यू लिखेंगे ये हो जाएगा टा इज इक्वल टू एफ इंटू आर साइन थीटा। तो इसको हम लोग सिंपली लिखेंगे टा इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। आर एफ साइन थीटा का इसको नाम देंगे, चाहे आप लोग फोर्स को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लें या मोमेंट आर्म को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लें, दोनों केसेस में हमारे पास जो है ना टार का एक्सप्रेशन सेम रहेगा, आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। देखिए आप लोग जानते हैं यहाँ पे मैंने लिखा था आर क्रॉस एफ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड अप्लाइड फोर्स। क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्टेंट क्वांटिटी हमें मिलता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इट मीन्स दैट टार्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। इसको किस तरह से लिखेंगे हम लोग, अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करें, टा इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा इंटू एन कैप।
एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ टार्क। एन कैप यूनिट वेक्टर है जो टार्क की डायरेक्शन को डिटरमाइन करेगा, और इसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। राइट हैंड रूल क्या है? अपने राइट हैंड को फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में स्ट्रेच करें और सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को बेंड करें, कर्ल करें स्मॉल एंगल पे, तो इरेक्टेड थंब जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम लोग यही चीज़ लगाएंगे और टार्क का डायरेक्शन चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे आर क्रॉस एफ है, आर फर्स्ट वेक्टर है, तो आर की डायरेक्शन में मैंने क्या कर दिया, अपने राइट हैंड को स्ट्रेच कर दिया। एफ किधर है? इधर नॉर्मल है, तो एफ की डायरेक्शन में अगर मैं उंगलियों को बेंड करूँ तो मेरा जो थंब है इरेक्टेड थंब वो किधर आ रहा है? यस, इस रिजिड बॉडी पे नॉर्मल आ रहा है, मीन आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, मीन आउट ऑफ बोर्ड होगा। आप यूं कह सकते हैं कि जब आर क्रॉस एफ फाइंड करेंगे तो जो टार्क का डायरेक्शन होगा वो नॉर्मल टू द प्लेन होगा, जो कि आर और एफ वेक्टर पे कंटेन करेगा। तो अगर हम लोग नेक्स्ट जब हम लोगों ने आर के कंपोनेंट बनाए हैं, इस केस में हमारे पास डायरेक्शन क्या होगी? आर एफ साइन थीटा। हमने आर के कंपोनेंट बनाए हैं, तो मीन एफ फर्स्ट वेक्टर है, आर सेकंड वेक्टर है, तो उसको लिखेंगे एफ क्रॉस आर, एफ क्रॉस आर। अब इस केस में हम लोग डायरेक्शन कैसे बताएंगे? एफ हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है, आर हमारे पास सेकंड वेक्टर है, तो अब हम लोग हाथ को राइट हैंड को ऐसे रखते हैं, इस तरह से फोर्स है, ठीक है। उंगलियों को इधर आर साइन थीटा की डायरेक्शन में बेंड करना नहीं कर सकते, ऐसे कर लेते हैं। ये एफ की डायरेक्शन में मेरा हाथ है और आर साइन थीटा की डायरेक्शन में उंगलियों को बेंड किया, तो थंब किधर आ रहा है? इन टू द बोर्ड आ रहा है, या आप यूं कह सकते हैं कि इस प्लेन के इन टू होगा, मीन पहले नॉर्मल आउटवर्ड था इस प्लेन के, तो अब कैसा होगा? डाउनवर्ड, मीन वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। मीन अगर पहले अपवर्ड था नॉर्मल तो पॉजिटिव था, यहाँ पे अब अगर डाउनवर्ड आया तो इसके साथ क्या लगाएंगे? नेगेटिव हो जाएगा। टा इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा माइनस एन कैप, तो आप इसके साथ भी माइनस ही लगाएंगे। मीन्स दैट कि अगर आप लोग आर और एफ का ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन चेंज करेंगे तो साथ में साइन भी इनका चेंज हो जाएगा। टार्क और फोर्स को कंपेयर करते हैं, तो टार्क इज अ एनालॉगस ऑफ अ फोर्स इन सर्कुलर मोशन। टार्क जो है वो सर्कुलर मोशन में फोर्स का एनालॉगस है। जो किरदार फोर्स का लीनियर मोशन में होता है वही किरदार टार्क का एंगुलर मोशन में होता है। जिस तरह से लीनियर मोशन में फोर्स ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाता है, उसी तरह से एंगुलर मोशन में टार्क ऑब्जेक्ट में एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाएगा। आइए इसको देखते हैं। इन लीनियर मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए। जब कभी आप लोग फोर्स अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट में लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और वो ए के इक्वल होगा। सेम रोटेशनल मोशन में टा इज इक्वल टू आई अल्फा, ये रिलेशन आप लोग 5वें चैप्टर में ड्राइव करेंगे। टा इज इक्वल टू आई, आई इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा इज अ एंगुलर एक्सेलरेशन। जब कभी सर्कुलर मोशन में रोटेशनल मोशन में टार्क एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट पे तो उसमें अल्फा प्रोड्यूस होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, हर मूविंग ऑब्जेक्ट पे फोर्स भी नहीं लग रही होती और हर रोटेटिंग ऑब्जेक्ट जो है ना उसके पास टार्क भी नहीं होता। मीन आप यूं कहें कि हर वो ऑब्जेक्ट जो रोटेट कर रहा है उसके पास टार्क होगा, ये गलत बात है। और आप ये कहें कि हर वो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उस पर फोर्स लग रही है, ये भी ठीक बात नहीं है। देखिए अगर हम लोग बात करें टार्क कब होगा, टार्क एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट में उस वक्त होगा जब रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा, मीन उसके पास कोई ना कोई एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। और फोर्स लीनियर मोशन में कब किसी ऑब्जेक्ट पे लगेगी? जब उसमें कोई एक्सेलरेशन होगा, जब उसमें वो किसी एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा होगा तभी उस पर फोर्स लगेगी। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी इज अ यूनिफॉर्म। अगर लीनियर मोशन में एक ऑब्जेक्ट लीनियर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे तो उसका एक्सेलरेशन जिस तरह से जीरो होता है, तो मीन उस पर अप्लाइड फोर्स जो होगी वो किसकी इक्वल होगी? जीरो के इक्वल होगी। तो सेम अगर रोटेशनल मोशन के अंदर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करे, मीन उसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा, इसकी ये वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो उसका जो टार्क है वो भी जीरो हो जाएगा। तो मैंने आपको अभी बताया है कि हर रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के पास टार्क नहीं होगा। टार्क एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के पास कब होगा? जब उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। एंगुलर वेलोसिटी में चेंज होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। जब एंगुलर एक्सेलरेशन की कोई ना कोई वैल्यू होगी तो तब हमारे पास उस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के पास जो है ना
टार्क भी मौजूद होगा। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन टॉपिक जिसमें हम लोगों ने टार्क से मुतल्लिक बात की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।